नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों की बाल विकास की क्लास हुआ करती है, जो कि यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए आप लोगों को पर डे दी जाती है। बाल विकास की क्लास यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए आप लोगों को पर डे दी जाती है। और आज ये हम लोगों को ये कौन सी 18 नंबर की क्लास होगी। कौन सी साथियों? आज ये हम लोगों की 18 नंबर की क्लास होगी। ठीक साथियों, और साथ ही साथ आप लोगों को यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए एक क्लास और दोपहर में हिंदी की दी जा रही है। बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन के साथ हिंदी की क्लास हम लोग करने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड भी आप लोगों को हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की क्लास अभी फ़िलहाल दी जा रही है। कौन सी? हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की फ़िलहाल क्लास आप लोगों को दी जा रही है, यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के सिलेबस को टारगेट करते हुए। इस समय आपके यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए बिल्कुल बेहतरीन, अच्छे से डीपली कि एक भी क्वेश्चन छूटे ना, चाहे एग्जामिनर कहीं से क्वेश्चन पुटअप करे, एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन को पुटअप करे, एक भी क्वेश्चन छूटे ना, बिल्कुल अच्छे से बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन के साथ बिल्कुल डीपली हम लोग पढ़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जब हम लोग बिल्कुल डीपली पूरी चीज़ें अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, बिल्कुल ऊपर ऊपर नहीं, बिल्कुल डीपली हम लोगों को पढ़ना है। हम लोग जो भी चीज़ें पढ़ेंगे डीपली पढ़ेंगे, अच्छे से फुल नॉलेज के साथ। ठीक, एग्जामिनर अगर वहाँ से क्वेश्चन पुटअप करे तो हम लोगों का क्या हो, क्वेश्चन एक भी गलत ना हो। क्या हो? क्वेश्चन एक भी गलत ना हो। ठीक साथियों, तो आइए हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो बाल विकास का आज साथियों जो दूसरा चैप्टर होगा, आज हम लोग बाल विकास में नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। कौन से चैप्टर? नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और चैप्टर का नाम होगा आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। आनुवंशिकता को हम वंशानुक्रम भी कह सकते हैं। क्या? वंशानुक्रम भी हम लोग कह सकते हैं। आज ये हमारा नया चैप्टर, दूसरा चैप्टर शुरू होगा। एक चैप्टर को हम लोगों ने बिल्कुल अच्छे से डीपली लिखते हुए, समझते हुए, पढ़ते हुए हम लोगों ने उसको अच्छे से समाप्त किया। साथ ही साथ उसके कुछ क्वेश्चन को, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि उस चैप्टर से संबंधित थे और प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक, तो आज की क्लास में साथियों हम लोग नया चैप्टर आनुवंशिकता एवं वातावरण का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है और आनुवंशिकता क्या होती है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक साथियों, तो साथियों सबसे पहले अगर हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं तो उस चैप्टर के बारे में भी हम लोगों को क्या करना चाहिए, जानना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक, तो साथियों अगर आनुवंशिकता की बात करें तो यह जो है साथियों, माता पिता से उनके बच्चों में शारीरिक गुणों तथा संगठनों के जीन्स द्वारा होने वाले संचरण अर्थात ट्रांसमिशन। क्या? संचरण का मतलब होता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का अध्ययन करने वाले विज्ञान को ही हम लोग आनुवंशिकता की संज्ञा देते हैं, या आनुवंशिकी की संज्ञा दी जाती है। अर्थात माता पिता से उनके बच्चे में शारीरिक गुणों तथा संगठनों के जीन्स जो होते हैं, उन जीन्स के द्वारा होने वाला जो ट्रांसमिशन होता है अर्थात संचरण होता है, उस संचरण के अध्ययन को ही हम लोग क्या, आनुवंशिकी की संज्ञा देते हैं। किसकी संज्ञा साथियों? आनुवंशिकी की संज्ञा देते हैं। ठीक साथियों, और अगर हम लोग बात करें तो इन्हीं जीन्स के द्वारा व्यक्ति अपने माता पिता के उनके गुणों तथा शारीरिक संगठनों को प्राप्त करता है। ये जो जीन्स माता पिता के ट्रांसमिशन से के द्वारा जो जीन्स बच्चों में जाता है, तो इन्हीं जीन्स के द्वारा जो बच्चा होता है, उस बच्चे का जो क्या होता है, शारीरिक संगठन। क्या? शारीरिक संगठन तथा माता पिता के जो गुण होते हैं वो बच्चे के अंदर जाते हैं, बच्चे के अंदर पाए जाते हैं। ठीक साथियों, इसे ही हम आनुवंशिकी कहते हैं। अर्थात माता पिता का जो गुण होता है, माता पिता का जो गुण होता है, उस गुण का ट्रांसमिशन अर्थात संचरण के माध्यम से बच्चे में उस गुण का पाया जाना, उसी के गुण के जैसे बच्चे में पाया जाना ही हम लोग आनुवंशिकी कहेंगे। अर्थात हम लोग अपनी भाषा में जन्मजात भी कह सकते हैं।
क्या कह सकते हैं, अपनी भाषा में हम लोग आनुवंशिकी को जन्मजात कह सकते हैं। अर्थात माता पिता के जो कुछ गुण होते हैं वो गुण भी बच्चे में पाए जाने की प्रक्रिया को ही हम लोग आनुवंशिकी कहते हैं, अपनी भाषा में कहें तो। साथियों, जब पिता का शुक्राणु माँ के अंडाणु से मिलता है, जब पिता का शुक्राणु माँ के अंडाणु से मिलता है तो इससे गर्भधारण होता है। क्या होता है, गर्भधारण होता है। साथियों, गर्भधारण के समय शुक्राणु के 23 क्रोमोसोम्स, कितने, गर्भधारण के समय शुक्राणु के 23 क्रोमोसोम्स, शुक्राणु के 23 क्रोमोसोम्स साथ ही साथ साथियों अंडाणु के 23 क्रोमोसोम्स से मिलते हैं। कितने, शुक्राणु जो होते हैं माँ के पिता के शुक्राणु माँ के अंडाणु से मिलते हैं तो गर्भधारण होता है। गर्भधारण के समय साथियों शुक्राणु के 23 क्रोमोसोम्स, अंडाणु के 23 क्रोमोसोम्स ये मिलते हैं। साथ ही साथ अंडाणु के 23 क्रोमोसोम्स मिलते हैं। ये दोनों गर्भधारण के समय होते हैं साथियों। गर्भधारण के समय शुक्राणु के 23 क्रोमोसोम्स और अंडाणु के 23 क्रोमोसोम्स मिलते हैं और इस तरह के क्रोमोसोम्स की कुल संख्या 46 होती है। 23 क्रोमोसोम्स शुक्राणु के और 23 अंडाणु के, अर्थात टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने, टोटल 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक साथियों, अर्थात 23 जोड़े, इन्हें हम लोग 46 क्रोमोसोम्स या तो फिर 23 पेयर्स कह सकते हैं, अर्थात जोड़े, 23 जोड़े भी हम लोग इसे कह सकते हैं। ठीक साथियों, 46 क्रोमोसोम्स या तो फिर 23 पेयर्स अर्थात जोड़े भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक साथियों, क्रोमोसोम्स का आकार धागे के समान लंबा होता है। क्रोमोसोम्स का जो आकार होता है साथियों, क्रोमोसोम्स का आकार धागे के समान होता है। धागे के समान होता है। ठीक साथियों, और अगर बात करें, प्रत्येक क्रोमोसोम्स में जीन्स भी पाए जाते हैं। प्रत्येक 46 क्रोमोसोम्स होते हैं या तो फिर इसे हम 23 पेयर्स भी, जोड़े भी कह सकते हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम्स में साथियों जीन्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जीन्स पाया जाता है जिसमें आनुवंशिकी गुण संचित होता है। प्रत्येक क्रोमोसोम्स में जीन्स पाया जाता है साथियों, और इसी जीन्स में, यही जो जीन्स होता है, इसी जीन्स में आनुवंशिकी उपस्थित रहता है। आनुवंशिकी का गुण जो होता है इसी में संचित रहता है। इसी में, जीन्स में ही आनुवंशिकी का गुण जो होता है वो संचित रहता है। ठीक साथियों, माता पिता जो अपने माता पिता से आनुवंशिकी गुण प्राप्त करते हैं। माता पिता, कोई भी माता पिता, वो अपने माता पिता से जो आनुवंशिकी गुण प्राप्त करते हैं, अपने बच्चों को इन्हीं जीन्स के माध्यम से उन गुणों को तथा कुछ अपने व्यक्तित्व के गुण को देते हैं। मतलब माता पिता, कोई भी माता पिता जो अपने माता पिता से, कौन से, जो अपने माता पिता से आनुवंशिकी गुण प्राप्त करते हैं। कौन सा गुण, आनुवंशिकी गुण प्राप्त करते हैं, अपने बच्चों को इन्हीं जीन्स के माध्यम से उन गुणों को, अपने बच्चों को इन जीन्स के माध्यम से उन्हीं गुणों को तथा अपने व्यक्तित्व के गुणों को देने का काम करते हैं। इस तरह ही साथियों यह स्पष्ट, अगर हम कहें तो इस तरह यह स्पष्ट होता है कि आनुवंशिकता से तात्पर्य की बात करें तो शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संचरण से होता है। आनुवंशिकी की अगर बात करें कि आनुवंशिकता क्या होती है, तो आनुवंशिकता साथियों शारीरिक एवं मानसिक गुणों से संचरण से होता है।
आनुवंशिकता, अगर इस सभी चीज़ों का निचोड़ यह निकल के आता है तो हम इसकी आनुवंशिकता की बात करेंगे तो शारीरिक तथा एवं मानसिक गुणों के संचरण से शारीरिक तथा मानसिक गुणों के संचरण से होता है, जो क्या होता है, जो माता पिता से बच्चों में माता पिता में जो माता पिता में बच्चों के जो माता पिता से बच्चों में जीन्स के माध्यम से प्रवेश करता है। साथियों, हम लोगों ने आनुवंशिकता की डेफिनेशन देखी। आनुवंशिकता की परिभाषा क्या होती है कि शारीरिक तथा मानसिक गुणों के जो संचरण होता है अर्थात ट्रांसमिशन होता है, जो माता पिता से बच्चों में किसके माध्यम से, जीन्स के माध्यम से प्रवेश करता है। इसी को हम लोग साथियों क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकता के बारे में हम लोगों ने कुछ जानकारी प्राप्त किया। क्या जानकारी प्राप्त किया साथियों, कि जब माता पिता का शुक्राणु माँ के अंडाणु से मिलता है तभी इससे गर्भधारण होता है। गर्भधारण के समय शुक्राणु के 23 क्रोमोसोम्स तथा अंडाणु के 23 क्रोमोसोम्स मिलते हैं, जिसे 46 क्रोमोसोम्स हम कह सकते हैं, या तो 23 जोड़ा कह सकते हैं। कितना, 23 जोड़ा कह सकते हैं, 23 पेयर्स। क्रोमोसोम्स के अगर आकार की बात करें साथियों तो इसका आकार धागे के समान होता है। किसके समान, धागे के समान होता है। फिर उसके बाद साथियों हम लोगों ने आनुवंशिकता की परिभाषा भी जानने की कोशिश किया। तो शारीरिक तथा मानसिक गुणों का जो संचरण होता है, ट्रांसमिशन होता है, जो माता पिता से बच्चों में जीन्स के माध्यम से प्रवेश करता है, इसी को हम लोग आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक साथियों, अब अगली बात हम लोग क्या करेंगे, अगली बात हम लोग वातावरण की करेंगे, अर्थात एनवायरनमेंट। ठीक, एनवायरनमेंट क्या होता है, वातावरण। एनवायरनमेंट अर्थात वातावरण या तो फिर पर्यावरण भी हम लोग कह सकते हैं। साथियों, पर्यावरण से अगर बात करें तो पर्यावरण का तात्पर्य यह होता है कि उन सभी चीज़ों से जीन्स को छोड़कर, मतलब उन सभी चीज़ों से, पर्यावरण का तात्पर्य उन सभी चीज़ों से है, लेकिन उन सभी चीज़ों में जीन्स नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, ये जो जीन्स होता है ये जीन्स नहीं आएगा। ठीक साथियों, उन सभी चीज़ों से है जो व्यक्ति को उत्तेजित और प्रभावित करता है। क्या करता है, पर्यावरण वो उन सभी चीज़ों का मतलब उन सभी चीज़ों से है तात्पर्य कि जो क्या बच्चों को उत्तेजित और क्या करता है, उत्तेजित तथा प्रभावित करता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि व्यक्ति का वातावरण से तात्पर्य उन सभी तरह की उत्तेजनाओं से होता है जो गर्भधारण से मृत्यु तक उसे प्रभावित करता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि व्यक्ति का वातावरण से तात्पर्य उन सभी चीज़ों से होता है कि जो गर्भधारण से मृत्यु तक उसे प्रभावित करते हैं। उन सभी उत्तेजनाओं से होता है जो गर्भधारण से मृत्यु तक उन्हें क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, उनके दिमागों में हेरफेर आने का काम करता है। साथियों, भौगोलिक वातावरण में अनेक चीज़ें या उद्दीपन हो सकता है। भौगोलिक वातावरण जो होता है उसके अंतर्गत कई चीज़ें हो सकती हैं या तो उद्दीपन भी
हो सकता है। लेकिन अगर बात करें तो व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक वातावरण में वे सभी सम्मिलित हों यह आवश्यक नहीं है। अर्थात अनेक व्यक्ति का जो कैसा वातावरण होगा, व्यक्ति का जो मनोवैज्ञानिक वातावरण होगा, इनमें वो सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी, उद्दीपन रहेगा या नहीं रहेगा यह निश्चित तौर पे आप कह नहीं सकते हैं, निश्चित तौर पे नहीं कह सकते हैं। ठीक साथियों, कोई अगर बात करें तो कोई भी उद्दीपन या घटना व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक वातावरण में तभी सम्मिलित मानी जाती है जब वह व्यक्ति को प्रभावित करती है। विज्ञान में वातावरण से मतलब मनोवैज्ञानिक वातावरण से होता है। ठीक साथियों, और अगर अगली बात करें तो व्यक्ति का व्यवहार आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों द्वारा ही निर्धारित होता है। व्यक्ति का जो आनुवंशिकता होता है वह व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वह आनुवंशिकता और वातावरण, अर्थात व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वह जो माता पिता के द्वारा प्राप्त गुण होते हैं, जीन्स होते हैं, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। साथ ही साथ वातावरण, एटमॉस्फेयर, उनका जो है पर्यावरण किस प्रकार से है, रहन सहन, उठना बैठना किस प्रकार के लोगों के साथ है, कैसा जीवन वो जी रहे हैं, इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। क्या करता है साथियों, इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करने का काम करता है। साथ ही साथ साथियों अगर बात करें तो आनुवंशिकता द्वारा व्यवहार के रचना तंत्र का निर्धारण होता है। आनुवंशिकता द्वारा किसका, व्यवहार के रचना तंत्र का निर्धारण भी होता है। साथ मतलब आनुवंशिकता द्वारा यह निर्धारण, रचना तंत्र का मतलब यह हुआ कि क्रियाशैली, क्रिया उनकी किस प्रकार से होगी, उनकी क्रियाशैली, क्रियाकलाप किस प्रकार से होगा, यह भी आनुवंशिकता के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। और अगर बात करें साथियों तो वातावरण का रचना तंत्र की चारदीवारी के अंतर्गत व्यवहार को एक निश्चित दिशा में विकसित करता है। अतः अगर बात करें तो व्यक्ति का प्रत्येक व्यवहार आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वह आनुवंशिकता और पर्यावरण, इन दोनों की अंतःक्रिया का क्या होता है, इन दोनों के अंतःक्रिया का परिणाम ही होता है। ठीक साथियों, अब इसी में साथियों कुछ वैज्ञानिकों ने अपना कुछ मत दिया, कुछ वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया। उन वैज्ञानिकों के मत के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि वो वैज्ञानिक क्या कहते हैं। वैज्ञानिकों का मत बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इन सभी के मतों को आप लोग अच्छे से नोट किया करिए। मैं भी इसीलिए सभी साइकोलॉजिस्ट जो भी हैं, सभी साइकोलॉजिस्ट के व्यूज़ जो भी उनकी कथन है उसको मैं यहाँ पे नोट करता हूँ एक एक करके, आप लोग भी नोटिस किया करिए। ठीक, ये बहुत एग्जामिनर पूछता है। एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं जिनका नाम है वुडवर्थ। वुडवर्थ जी क्या कहते हैं, वुडवर्थ के अनुसार साथियों वंशानुक्रम उन सभी कारकों को सम्मिलित करता है। वुडवर्थ जी कहते हैं वंशानुक्रम उन सभी, अर्थात आनुवंशिकता, उन सभी वंशानुक्रम उन सभी कारकों को सम्मिलित करता है जो व्यक्ति के जीवन प्रारंभ करने के समय ही, व्यक्ति के जीवन प्रारंभ करने के समय ही व्यक्ति के जीवन प्रारंभ करने के समय
से ही उपस्थित होते हैं, किस समय से ही उपस्थित होते हैं। क्या? व्यक्ति के जीवन प्रारंभ करने के समय से ही क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। जन्म के समय नहीं अपितु गर्भधारण के समय नहीं अपितु गर्भधारण के समय अर्थात जन्म से 9 माह पूर्व ही उपस्थित होते हैं। 9 माह पूर्व ही वुडवर्थ जी कहते हैं, बहुत महान साइकोलॉजिस्ट हैं साथियों, ये आनुवंशिकता अर्थात वंशानुक्रम के बारे में इन्होंने अपना कुछ मत दिया। ये कहते हैं साथियों कि वंशानुक्रम उन सभी कारकों को सम्मिलित करता है। वंशानुक्रम जो होता है वह उन सभी कारकों को सम्मिलित करता है जो व्यक्ति के जीवन प्रारंभ करने के समय से ही, जैसे ही व्यक्ति का जीवन प्रारंभ होता है, कब? जैसे ही व्यक्ति का जीवन प्रारंभ होता है तो प्रारंभ होने के समय से ही उपस्थित होता है। क्या? वंशानुक्रम। वंशानुक्रम उसी समय उपस्थित होता है। अर्थात कहने का मतलब जन्म के समय से नहीं, जन्म के समय से नहीं बल्कि गर्भधारण के समय, जन्म के समय नहीं यह उपस्थित होता बल्कि गर्भधारण के समय अर्थात जन्म से 9 माह पूर्व ही यह वंशानुक्रम उपस्थित होता है। ठीक साथियों, अब इसमें आपसे क्या पूछ लेगा एग्जामिनर के, अगर दिमाग में चीज़ें आएंगी तो वो इसमें आपसे पूछेगा कि वुडवर्थ जी का वंशानुक्रम या आनुवंशिकता के लिए क्या विचार है, कि आनुवंशिकता या वंशानुक्रम 9 माह से पूर्व ही उपस्थित होता है या तो 9 माह के बाद उपस्थित होता है, या तो कह देगा कि जन्म के समय से, या तो कह देगा आपसे ऑप्शन में देगा कि गर्भधारण के बाद। ठीक, या तो कह देगा कि इनमें से बताइए क्या नहीं है। ठीक, तो इसलिए कि साइकोलॉजिस्ट का जो व्यू है, मत है, उसे याद करना चाहिए। अगले साइकोलॉजिस्ट हैं साथियों जेम्स ड्राइवर जी। ये क्या कहते हैं इनकी भी बात हम लोग करेंगे। जेम्स ड्राइवर, जेम्स ड्राइवर जी क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि वंशानुक्रम से अभिप्राय है कि माता और पिता के शारीरिक और मानसिक गुणों का, ये कहते हैं कि माता और पिता शारीरिक और मानसिक गुणों का, मानसिक और पिता के शारीरिक और मानसिक गुणों का हस्तांतरण, क्या? संतानों में हस्तांतरण, संतानों में हस्तांतरण से है। एक महान साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है जेम्स ड्राइवर। क्या नाम है? जेम्स ड्राइवर। ये वंशानुक्रम को लेकर अपना मत दिए कि वंशानुक्रम का तात्पर्य यह है कि माता और पिता का जो शारीरिक और मानसिक गुण है, क्या है? माता और पिता का शारीरिक एवं मानसिक जो गुण है, संतानों में हस्तांतरण जो होता है, उसी को हम लोग वंशानुक्रम या आनुवंशिकता कहते हैं। माता और पिता के शारीरिक और मानसिक गुणों का संतानों में हस्तांतरण ही आनुवंशिकता या वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक,
एक साइकोलॉजिस्ट और हैं साथियों, जिनका नाम है बोरिंग, और एक है लैंगफील्ड और एक है विल्ड। इनके अनुसार क्या है आनुवंशिकता, इसे हम लोग देखेंगे। बोरिंग, एक का नाम है लैंगफील्ड एवं विल्ड। ये तीनों लोग वंशानुक्रम को लेकर क्या मत देते हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। ये कहते हैं साथियों कि व्यक्ति के वातावरण के अंतर्गत उन सभी उत्तेजनाओं का योग आता है, व्यक्ति के वातावरण के अंतर्गत उन सभी व्यक्ति के वातावरण के अंतर्गत उन सभी उत्तेजनाओं का योग आता है, जो वह जन्म से मृत्यु तक ग्रहण करता है। वह जन्म से मृत्यु तक ग्रहण करता है। क्या करता है? ग्रहण करता है। वेरिंग, लैंगफील्ड एवं विल्ड जी ने वंशानुक्रम के बारे में क्या कहा? ये कहे कि व्यक्ति के वातावरण के अंतर्गत, व्यक्ति का जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, व्यक्ति के वातावरण के अंतर्गत उन सभी उत्तेजनाओं का योग होता है। उन सभी एग्रेसिव फुल जो चीज़ें होती हैं, उत्तेजनाओं का जो योग होता है, वह जो उत्तेजनाओं का योग होता है, उन सभी उत्तेजनाओं का योग आता है जो वह अर्थात व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक ग्रहण करता है। अर्थात व्यक्ति जो जन्म से मृत्यु तक ग्रहण करता है वही उस व्यक्ति के वातावरण के अंतर्गत आता है जो उन सभी उत्तेजनाओं का योग होता है। उन सभी उत्तेजनाओं का योग जो व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक ग्रहण करता है वह व्यक्ति के वातावरण के अंतर्गत आता है। ये वेरिंग, लैंगफील्ड एवं विल्ड जी के ये तीनों लोग महान साइकोलॉजिस्ट हैं, इनका मत है। इसी के अंतर्गत साथियों एक साइकोलॉजिस्ट और हैं, वो क्या कहते हैं? वह कहते हैं, जिनका नाम है पी जिसबर्ट। इसे आप लोग नोट करिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी साइकोलॉजिस्ट के मत हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। पी जिसबर्ट जी क्या कहते हैं? ये कहते हैं साथियों कि पर्यावरण वे सभी वस्तुएं हैं जो पर्यावरण वे सभी वस्तुएं हैं जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए हैं। किसी एक वस्तु को चारों ओर घेरे हुए हैं। क्या हैं? घेरे हुए हैं तथा उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। यहीं पे लिख दें, तथा उसे
प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। साथियों, मैं 4 साइकोलॉजिस्ट का मत आपके सामने लिखा हूँ। 2 साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो किसके बारे में, वंशानुक्रम के बारे में जानकारी दे रहे हैं। 2 साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो पर्यावरण के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि वंशानुक्रम अर्थात आनुवंशिकता क्या होती है। वुडवर्थ ने, साथ ही साथ जेम्स ड्रेवर ने बताया। अगली बात वातावरण के बारे में वेरिंग, लैंगफील्ड एवं विल्ड जी ने, साथ ही साथ पी जिसबर्ट जी ने, ये दोनों लोगों ने पर्यावरण के बारे में बताया। फिर से समझते हैं हम लोग। वुडवर्थ जी कहते हैं कि वंशानुक्रम उन सभी कारकों को सम्मिलित करता है जो व्यक्ति के जीवन प्रारंभ करने के समय से ही उपस्थित होते हैं, जन्म के समय नहीं अपितु गर्भधारण के समय अर्थात जन्म से 9 माह पूर्व ही उपस्थित होता है। क्या, वंशानुक्रम। अगली बात, जेम्स ड्रेवर जी ने कहा कि माता पिता के शारीरिक और मानसिक गुणों का संतानों में हस्तांतरण ही आनुवंशिकता या वंशानुक्रम कहलाता है। माता पिता के शारीरिक और मानसिक गुणों का संतानों में हस्तांतरण ही वंशानुक्रम कहलाता है। वेरिंग, लैंगफील्ड एवं विल्ड जी ने पर्यावरण के बारे में क्या कहा, ये कहे कि व्यक्ति के वातावरण के बारे में कहे, एक ही चीज़ है इंग्लिश में देखा जाए तो, व्यक्ति के वातावरण के अंतर्गत उन सभी उत्तेजनाओं का योग होता है जो वह जन्म से मृत्यु तक ग्रहण करता है। जन्म से मृत्यु तक की जो भी उसका एक्सपीरियंस होता है, वो सभी सारी चीज़ें जो होती हैं वो वातावरण के अंतर्गत आती हैं। साथ ही साथ पी जिसबर्ट जी क्या कहते हैं, कौन, पी जिसबर्ट जी क्या कहते हैं, ये कहते हैं साथियों कि वातावरण या पर्यावरण दोनों एक ही चीज़ें हैं। वे सभी वस्तुएं हैं जो किसी एक वस्तु को, जैसे हम ही है, मान लीजिए वस्तु है, किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है, तो मतलब व्यक्ति के या वस्तु के चारों ओर की जो चीज़ें होंगी वही वातावरण कही जाएंगी। जो भी हमारे चारों तरफ है वो हमारे वातावरण के अंतर्गत आएगा। जैसे हमारे पीछे बोर्ड है, इधर दीवार है, इधर कुछ और है, पीछे आप लोग का कैमरा है, ये सारी चीज़ें हमारे वातावरण के अंतर्गत सारी चीज़ें आएंगी। इसी तरीके से आप भी जहाँ बैठे हैं, बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक, या जहाँ सुन रहे हैं, जिस भी प्रकार से आप हैं, आपके चारों तरफ की चीज़ें जो होंगी वो आपके वातावरण से संबंधित होंगी, ठीक, क्योंकि आप उसी में जी रहे हैं, उसी में खा रहे हैं, उसी में पहन रहे हैं, उसी के साथ आपकी सारी लाइफ, उसी की आपकी पूरी जिंदगी है, ठीक। तो एक वस्तु को चारों ओर घेरे हुए है तथा उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रही है। प्रत्यक्ष रूप मतलब ये सारी चीज़ें, वातावरण का मतलब यह है कि हम इसी में पल बढ़ रहे हैं। जो हमारे आसपास की सारी चारों तरफ की सारी चीज़ें हैं, इसी में हम पल बढ़ रहे हैं, तो इसी को प्रभावित करना होगा। तो प्रत्यक्ष रूप से जो प्रभावित करती हैं, इसी को हम लोग पर्यावरण या वातावरण कहते हैं, ठीक साथियों। अब अगली बात हम लोग करेंगे कि वातावरण के कुछ प्रकार होते हैं, उन प्रकारों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। किसके बारे में, वातावरण के कुछ प्रकार होते हैं। इसे आप लोग लिख लीजिएगा, ज़रूर हर हाल में लिखिएगा और समझने की कोशिश भी करिएगा, ठीक, क्योंकि इसमें पूछता है एग्जामिनर कि कौन सा मत कौन से वैज्ञानिक क्या है। कोई भी मत दे देगा, आपसे पूछेगा कि ये चीज़ किसने कहा, कौन साइकोलॉजिस्ट ने ये बात कही, ठीक। हम लोग अगली बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण के प्रकार। चीज़ें और तब क्लियर होंगी, जब इसे हम लोग पढ़ेंगे तो चीज़ें और क्लियर होंगी। हम लोग पढ़ेंगे वातावरण,
वातावरण के प्रकार। ठीक साथियों, क्या पढ़ेंगे? वातावरण के प्रकार। ठीक साथियों, वातावरण की बात करें साथियों तो विभिन्न विभिन्न वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न तरीके से वातावरण को बताया, लेकिन मुख्यतः अगर बात करें तो वातावरण को दो ही भागों में विभाजित किया गया, दो वर्गों में विभाजित किया गया। पहला आंतरिक वातावरण, दूसरा बाह्य वातावरण। तो मुख्य रूप से दो ही वातावरण को दो ही भागों में विभाजित किया गया, आंतरिक वातावरण, दूसरा बाह्य वातावरण। लेकिन और वैज्ञानिकों ने अपने और भी मत दिए हैं। मुख्य रूप से हम लोग दो ही पढ़ेंगे और यही हमारे सिलेबस में है। तो साथियों, आंतरिक वातावरण सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। आंतरिक वातावरण। आंतरिक वातावरण क्या होता है साथियों? आंतरिक वातावरण की अगर बात करें तो आंतरिक वातावरण का तात्पर्य जन्म से पूर्व माता के गर्भाशय के चारों ओर की परिस्थितियों से है। बात करें तो आंतरिक वातावरण की, तो आंतरिक वातावरण का तात्पर्य होता है कि जन्म से पूर्व माता के गर्भाशय के चारों ओर, लिख लेते हैं, जन्म से पूर्व माता के गर्भाशय के चारों ओर की परिस्थितियों को या परिस्थितियों से है, लिख देते हैं, परिस्थितियों से है। हम लोग बात करें आंतरिक वातावरण की तो जन्म से पूर्व गर्भाशय के चारों ओर, जन्म से पूर्व माता के गर्भाशय के चारों ओर की जो परिस्थितियां होती हैं, इसी को हम लोग आंतरिक वातावरण कहते हैं। साथियों, आंतरिक परिस्थितियों की बात करें तो इसके अंतर्गत कोश आता है, वंशसूत्र आता है, पितृक अर्थात सेल, क्रोमोसोम्स, जीन्स। इसके अगर बात करें तो इसके अंतर्गत सेल्स आते हैं, सेल्स, क्रोमोसोम्स, जीन्स, ये इत्यादि चीज़ें माता के चारों, गर्भाशय के चारों तरफ उपस्थित होते हैं। साथियों, गर्भाशय में जिस वातावरण में पनपते या रहते हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गर्भाशय में जब शिशु जिस भी वातावरण में पनपता है, पलता बढ़ता है, वो अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसमें? आंतरिक वातावरण में। साथ ही साथ साथियों, वंशसूत्र और पितरकों को जो पदार्थ से घेरे रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोशारस कहते हैं। वंशसूत्र और पितरक अर्थात क्रोमोसोम्स और जीन्स को जो पदार्थ घेरे रहता है, इसे हम लोग लिख लेते हैं, क्रोमोसोम्स और जीन्स। क्रोमोसोम्स और जीन्स को जो पदार्थ घेरे रहता है, उसे क्या कहते हैं साथियों? बताइए। उसे कोशारस कहते हैं। माँ के गर्भ में शिशु जब पल बढ़ रहा होता है, उस दौरान माता के गर्भ के चारों ओर जो क्रोमोसोम्स और जीन्स होता है, ये क्रोमोसोम्स और जीन्स को जो पदार्थ घेरे रहता है, क्रोमोसोम्स और जीन्स को जो पदार्थ घेरे रहता है, उस पदार्थ को हम लोग कोशारस कहते हैं। क्या कहते हैं? उस पदार्थ को कोशारस कहते हैं। साथियों, इस वातावरण को अंतरकोशीय वातावरण भी कहते हैं। ये जो वातावरण होता है, इस वातावरण को अंतरकोशीय
अंतरकोशीय वातावरण भी कहते हैं। गर्भाशय के चारों ओर जो वातावरण होता है उस वातावरण को साथियों हम लोग अंतरकोशीय वातावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरकोशीय वातावरण कहते हैं। इस वातावरण से पित्रैक प्रभावित होकर विशेष गुणों को प्रभावित करता है। इसी क्रम में साथियों एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम मन है। क्या नाम है? मन एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं। उनका क्या व्यू है इसको हम लोग देखते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम क्या है? मन है, मनोवैज्ञानिक। मन जी क्या कहते हैं? ये कहते हैं साथियों, वास्तव में प्राणी जो बनता है वह वंशानुक्रम तथा कोशारस द्वारा निर्धारित होता है। वास्तव में प्राणी जो बनता है वह कोशारस और वास्तव में प्राणी जो बनता है वह कोशारस तथा वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होता है। महान साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम क्या है? मन है। ठीक, जिनका नाम क्या है? मन है। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि वास्तव में प्राणी जो बनता है, कौन? प्राणी जो बनता है वह कोशारस तथा वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होता है। किसके द्वारा? कोशारस तथा वंशानुक्रम के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक साथियों, इनका नाम पूरा है NL मन नाम है। NL मन पूरा नाम इनका है। ठीक साथियों, अगली बात करें साथियों तो पित्रैकों और कोशारस की अंतःक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न कोषों से आंतरिक वातावरण की रचना आरंभ होती है। किसके द्वारा? जो पित्रैक होता है और कोशारस की अंतःक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न जो कोषों से आंतरिक वातावरण की रचना आरंभ होती है। इसलिए आंतरिक वातावरण जो रक्त में मिश्रित अन्य पदार्थों से बनता है उसके महत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। इस वातावरण का महत्व अनवरत रूप से जीवन पर्यंत चलता रहता है। गर्भाशय के वातावरण का पोषण माता के आहार के पौष्टिक पदार्थों द्वारा होता है। गर्भाशय का जो वातावरण होता है, गर्भाशय के वातावरण का जो पोषण होता है वह माता के आहार के पौष्टिक, मतलब जो भी माता पौष्टिक आहार को ग्रहण करेगी उन सभी पौष्टिक आहारों के माध्यम से ही माता के गर्भाशय के वातावरण का पालन पोषण होता है साथियों। और अगर बात करें तो यदि आंतरिक वातावरण विकार युक्त होता है, अगर जो कोई आंतरिक वातावरण है अगर वह कैसा है? विकार युक्त है, तो बालक में शारीरिक विकृतियां भी आ जाती हैं। अर्थात बालक विकलांग हो सकता है, गूंगा हो सकता है, बहरा हो सकता है, मतलब विकृत चित्त हो सकता है, मतलब कुछ न कुछ विकृतियां आ जाएंगी बालक में। साथ ही साथ साथियों अगर बात करें जैसे यदि गर्भस्थ शिशु को माता के रक्त से पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम नहीं मिलती है तो उसकी हड्डी में विकृति आ जाएगी। इस प्रकार जन्म से पूर्व गर्भाशय भी वातावरण का अंग होता है। क्या होता है? गर्भाशय जो होता है वह भी वातावरण का एक अंग ही होता है। ठीक साथियों, अगली बात हम लोग करेंगे बाह्य वातावरण की। किसकी बात करेंगे? बाह्य। आंतरिक वातावरण की चर्चा कर लिए, अब हम लोग बाह्य वातावरण की बात करेंगे। बाह्य वातावरण की चर्चा करें अगर साथियों
वाह्य वातावरण के अंतर्गत वे सभी परिस्थितियां आती हैं। कौन सी? वाह्य वातावरण के अंतर्गत वे सभी परिस्थितियां आती हैं जो सामूहिक या मिश्रित रूप से प्राणी को प्रभावित करती हैं। चाहे वो सामूहिक रूप से प्रभावित करती हों या तो फिर मिश्रित रूप से प्रभावित करती हों, वो सभी परिस्थितियां वाह्य वातावरण के अंतर्गत आती हैं। कैसे? वाह्य वातावरण के अंतर्गत। साथियों, वे परिस्थितियां मानव को चारों ओर से घेरी रहती हैं और उस पर विपरीत या अनुकूल दिशा में निरंतर अपना प्रभाव डालती रहती हैं। कैसे? निरंतर अपना प्रभाव डालती रहती हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए इसका संक्षेप में वर्गीकरण लगभग 2-3 प्रकार से किया गया। पहला है भौतिक वातावरण, दूसरा है सामाजिक वातावरण। वाह्य वातावरण को भी दो भागों में बांटा गया जिससे कि पढ़ने में आसानी और समझने में भी आसानी हो। दो भागों कौन कौन से हैं? एक भौतिक वातावरण, एक सामाजिक वातावरण। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण की अगर चर्चा करें साथियों, तो भौतिक वातावरण के अंतर्गत वे सभी प्राकृतिक वस्तुएं आ जाती हैं। कौन सी? भौतिक वातावरण के अंतर्गत वे सभी प्राकृतिक वस्तुएं आ जाती हैं। कौन सी? जो कि व्यक्ति को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं। वो सभी प्राकृतिक वस्तुएं मतलब प्राकृतिक वस्तुएं होंगी, कृत्रिम नहीं, बनाई हुई नहीं, भगवान की दी हुई वे सभी वस्तुएं आ जाएंगी जो कि मनुष्य को किसी न किसी रूप में प्रभावित करने का काम करती हैं। जैसे अगर इसके अंतर्गत बात करें तो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, जलवायु। जैसे हम इसके अंतर्गत बात करें तो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, जलवायु, वातावरण, वायु, ठंडा गर्म इत्यादि, ये सभी चीज़ें जो होती हैं ये कैसी होती हैं? ये भौतिक वातावरण के अंतर्गत आती है। जैसे नदी, पहाड़, वृक्ष, फल फूल। नदी, पहाड़, वृक्ष ये भी कृत्रिम होते हैं, कैसे होते हैं? प्राकृतिक होते हैं। वृक्ष, फल, फूल इत्यादि चीज़ें जो होती हैं साथियों, ये सभी भौतिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं। अर्थात वे सभी प्राकृतिक वस्तुएं जो मानव को किसी न किसी रूप में प्रभावित करने का काम करती हैं, वे सभी भौतिक वातावरण के अंतर्गत आती हैं। ठीक साथियों, इस वातावरण की प्राकृतिक वस्तुओं द्वारा व्यक्ति को ज्ञानोपयोगी प्रेरणा प्राप्त होती है। ये जो वातावरण होती है साथियों, ये सभी वातावरण से व्यक्ति को ज्ञानोपयोगी, कौन सी? ज्ञानोपयोगी प्रेरणा प्राप्त होती है, जिससे बालक साहस, सहनशील और परोपकार जैसे सद्गुणों को प्राप्त करता है। इन सभी जो वातावरण होते हैं, इन सभी वातावरण में अगर बालक या शिशु या मनुष्य जीता है तो उससे बालक को के अंदर बालक साहसी होता है। साथ ही साथ अगर बात करें तो वह सहनशील भी होता है और उसके अंदर परोपकार जैसे गुण भी विद्यमान होते हैं। परोपकार जैसे गुण भी क्या होते हैं? विद्यमान होते हैं। अगली बात हम लोग करेंगे सामाजिक वातावरण की। किसकी बात करेंगे? सामाजिक वातावरण की। सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण की बात करें साथियों, तो सामाजिक परिस्थिति को सामाजिक दया भी कहते हैं। सामाजिक परिस्थिति को सामाजिक दाय भी कहते हैं। सामाजिक परिस्थिति के अंतर्गत साथियों मानवकृत वस्तुएं आ जाती हैं। जो भी मानव के द्वारा कृत की गई होती हैं, मानव के द्वारा निर्मित की गई होती हैं, वो सभी सामाजिक वातावरण के अंतर्गत आती हैं। मानव के द्वारा जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं या बनाई गई हैं, वो सभी सामाजिक वातावरण के अंतर्गत आती हैं। साथियों, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सामाजिक दाय के रूप में हस्तांतरित होती रहती हैं। ये सभी जो मानव के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, ये एक दूसरी से दूसरी पीढ़ी तक क्या होती हैं? बताइए। सामाजिक दाय के रूप में हस्तांतरित होती रहती हैं। इसके अंतर्गत साथियों मानव समाज में
प्रचलित समस्त सामाजिक परिस्थितियां, रीति रिवाज, प्रथा, रूढ़ियां, रहन सहन, ढंग, तौर तरीके, बोलचाल की भाषा, उठना बैठना, खान पान, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत? सामाजिक वातावरण के अंतर्गत, कि हमारा समाज किस प्रकार से है, हमारी संस्कृति किस प्रकार से है, हमारा उठना बैठना, रहन सहन, बोलचाल की भाषा, पहनावा ओढ़ावा, ये सारी चीज़ें किस प्रकार से हैं, ये सभी हमारी सामाजिक वातावरण के अंतर्गत आती हैं। साथियों, सामाजिक वातावरण जो है यह व्यवहार एवं संबंधों को भी स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। इस वातावरण का व्यक्ति एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इस वातावरण को प्रमुख रूप से भी तीन उपभागों में, सामाजिक वातावरण जो होता है इसे भी प्रमुख रूप से 3 उपभागों में बांटे जाने का काम किया गया है। पहला जो होता है ये होता है आर्थिक परिस्थिति। सामाजिक वातावरण को 3 भागों में बांटा गया। इसमें पहला होता है क्या? आर्थिक परिस्थिति। कैसी? आर्थिक परिस्थिति। आर्थिक परिस्थिति के अंतर्गत साथियों बात करें तो इसमें समाज की आर्थिक प्रक्रियाओं जैसे संपत्ति का उपभोग, क्या? जैसे संपत्ति के उपभोग की बात करें, उत्पादन एवं विनिमय आदि से संबंधित वे सभी बातें सम्मिलित होती हैं जिनका मानव व्यवहारों एवं संबंधों का प्रभाव करता है। किस पे? मानव व्यवहारों एवं संबंधों पर इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक साथियों, मानव व्यवहार और संबंधों का प्रभाव पड़ता है, इसी को हम लोग आर्थिक परिस्थिति कहते हैं। अगली बात साथियों, जिसका मानव व्यवहार एवं संबंध पर प्रभाव, ये आर्थिक परिस्थिति। अगली बात हम लोग सांस्कृतिक परिस्थिति की बात करेंगे। किसकी? सांस्कृतिक परिस्थिति। सांस्कृतिक परिस्थिति, सांस्कृतिक जो परिस्थिति होती है साथियों, यह सामाजिक वातावरण का एक अभिन्न अंग है। किसका? सामाजिक वातावरण का यह क्या है? एक अभिन्न अंग है। ठीक साथियों, साथ ही साथ साथियों इसके अंतर्गत संस्कृति और सभ्यता से संबंधित सभी बातें आती हैं। ये जो सांस्कृतिक चीज़ें होती हैं, यह संस्कृति और सभ्यता के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें, जितनी भी बातें होती हैं, ये सभी बातें इसी के अंतर्गत आती हैं। जैसे अगर बात करें तो जन रीतियाँ क्या है, हमारे समाज की जन जन की क्या रीति है, इसकी बात होती है। अगली बात रूढ़ियों की बात होती है। अगली बात प्रथा की बात की जाती है कि प्रथा किस प्रकार से है। वैज्ञानिक अन्वेषण, रहन सहन का ढंग आदि ये सारी चीज़ें सांस्कृतिक परिस्थिति के अंतर्गत आती हैं। साथ ही साथ साथियों समाज और व्यक्ति के निर्माण तथा विकास में इसका भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। समाज और व्यक्ति के निर्माण में इसका भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगली बात करें तो अगला जो लास्ट होता है इसमें वह होता है मन सामाजिक परिस्थिति। तीसरा होता है, क्या होता है? मन सामाजिक परिस्थिति। मन सामाजिक परिस्थिति, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है साथियों? जो मन सामाजिक परिस्थिति होता है साथियों, इस परिस्थिति या वातावरण के निर्माण में व्यक्ति का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जो मन सामाजिक परिस्थिति होता है इसके निर्माण में सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। और अगर बात करें साथियों तो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर पड़े प्रभाव को ही हम मन सामाजिक परिस्थिति कहते हैं। अर्थात एक व्यक्ति के द्वारा, किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति पर जो प्रभाव पड़ता है, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरा व्यक्ति जो सीखता है या दूसरे व्यक्ति पर जो प्रभाव पड़ता है, इसी को हम लोग मन सामाजिक परिस्थिति कहने का काम करते हैं। ठीक साथियों, तो आज हम लोग यहीं पे क्लास को ओवर करेंगे। हम लोगों ने बिल्कुल अच्छे से विधिवत तरीके से बाल विकास के दूसरे चैप्टर आनुवंशिकता एवं वातावरण का क्या प्रभाव होता है इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। साथ ही साथ आनुवंशिकता तथा वातावरण के अर्थ को इस चैप्टर में मैंने जाना और वातावरण का क्या प्रभाव होता है इसके बारे में भी हम लोगों ने अच्छे से एक्सप्लेन के साथ जानने का काम किया। ठीक साथियों,
पिछली क्लासों को आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सारी क्लासें जो हैं एक दूसरे से अटैच हैं, मिली हुई चीज़ें हैं। अगर पिछली क्लासें आप लोग नहीं देखे हैं तो आगे की चीज़ें समझना थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगा। ठीक, तो पिछली क्लासें भी आप लोग देखा करिए। पिछली क्लासें का लिंक अगर की बात है तो पिछले क्लासों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उन क्लासों को आप लोग यहाँ डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक ले सकते हैं, पिछली क्लासों को देख सकते हैं। क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हर हाल में ज़रूर दिया करिए। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग क्लास को लाइक भी किया करिए, और अच्छी नहीं लगी तो आपकी मर्ज़ी की लाइक करना है कि डिसलाइक। ठीक, तो अगली बात यह है कि क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करिए, जिससे कि और भी जो विद्यार्थी हैं जो कि यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी यह पता चल सके कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे विद्यार्थी तक यूट्यूब चैनल आपके लिए, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपको यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट की क्लासें दी जा रही हैं। उन क्लासों में बाल विकास की क्लास, साथ ही साथ हिंदी की क्लास और सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड हिंदी और ज्योग्राफी की हिस्ट्री और ज्योग्राफी की भी क्लास आप लोगों को दी जा रही है। और भी क्लासें आप लोगों को बहुत जल्दी ही देनी शुरू कर दी जाएगी। तो क्लासों को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। और हाँ, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो आप भी हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि और भी क्लासों के नोटिफिकेशन या और जो एजुकेशनल रिलेटेड जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, वो भी आप तक पहुंच सके। ठीक साथियों, तो ठीक है, यहीं से क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।